शिवगढ़ गांव बेतवा नदी के किनारे बसा एक सुंदर और शांत इलाका था। वहीं पर रहते थे ठाकुर रघुवीर चौहान, जो खेती, तेल मिल और मंडी से कमाई करते थे। उनका घर एक पुरानी हवेली था, जिसमें वो अपनी पत्नी सावित्री, बड़ी बेटी चंपा की उम्र 23 और छोटी बेटी सुहानी की उम्र 19 थी के साथ रहते थे। सावित्री ने हमेशा सादगी भरा जीवन जिया। चंपा के लिए एक रिश्ता आया। पास के कस्बे में कपड़े के कारोबारी हरि प्रसाद वर्मा का बेटा नरेश, जो अमीर और प्रतिष्ठित था। रघुवीर ने चंपा से पूछा, बेटी, नरेश का रिश्ता आया है, क्या कहती हो? चंपा मुस्कुरा कर बोली, जैसी आपकी मर्जी पिताजी, आप जहां भी भेजेंगे खुशी से जाऊंगे। चंपा मन ही मन बहुत खुश थी। उसे बचपन से ऐशो आराम की आदत थी और अब ससुराल भी वैसा ही लग रहा था। फिर ठाकुर साहब ने सुहानी से कहा, तेरे लिए भी एक प्रस्ताव आया है। हमारे पुराने परिचित श्री गणेश, जो रियासत के कोषाध्यक्ष हैं, उनका बेटा राजीव अभी पढ़ाई पूरी कर लौटा है। सुहानी ने हिम्मत से कहा, पिताजी, मैं गांव के किसान अरुण से प्रेम करती हूँ। मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। ठाकुर को गुस्सा आ गया। वो अरुण, जिसके घर में ढंग से खाना तक नहीं बनता। सावित्री ने समझाया, रघुवीर जी, दोनों बेटियों को बराबर प्यार दिया है। अमीर गरीब की दीवार मत बनाइए। काफी सोच विचार के बाद रघुवीर मान गए और दोनों बेटियों का विवाह तय हुआ। चंपा की शादी नरेश से और सुहानी की अरुण से हो गई। चंपा बड़े घर में गई और सुहानी झोपड़ी में। दोनों के घर नदी के दो किनारों पर आमने सामने थे। एक दिन चंपा अपनी छत से सुहानी की झोपड़ी देखकर बोली, देखो नरेश जी, कैसे रह रही है मेरी बहन। पिताजी की बात मान लेती तो आज हमारे जैसे घर में होती। बिल्कुल। अरुण तो राजा की खेती करता है, बदले में थोड़ा अनाज मिल जाता है, उससे घर कैसे चलेगा? वहीं दूसरी तरफ सुहानी और अरुण अपने घर में बैठे थे। अरुण की मां मंगला चूल्हे पर खाना बना रही थी। सुहानी बोली, माँ जी, आप बैठिए, मैं बना लूंगी। बेटी, तू बड़े घर की है, चूल्हे पर काम तुझे अच्छा नहीं लगेगा। माँ, अब मैं आपकी बहू नहीं, बेटी हूँ, और बेटियां माँ को चूल्हे पर नहीं देखना चाहती। अरुण चिंता में था। राजा के खेतों में काम करता हूं, 1 महीना हो गया, सिर्फ 12 रुपये पगार मिली। मंत्री ने टाल दिया। मैं कुछ लाना चाहता था सुहानी के लिए, कहीं उसे लगे कि उसने गलत फैसला किया। सुहानी पीछे से आकर बोली, मुझे कोई शिकायत नहीं है अरुण, मैं खुश हूँ। तुम मेरी पसंद हो और यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। नरेश एक दिन रास्ते में एक बूढ़े मछुआरे से मिला जो रो रहा था। बेटा, तालाब से अब राजा का एक आदमी मुझे मछली पकड़ने नहीं दे रहा। नरेश उसे लेकर तालाब पर पहुंचा। वहां बैठा था रमेश, राजा का तथाकथित खास आदमी। इस बूढ़े का हक है यहाँ, उसे मछली पकड़ने दो। आपको मछली का हिस्सा दूंगा, बस ये बूढ़ा हट जाए। नरेश बोला, ठीक है, बस मछली बेचकर हर हफ्ते मेरे घर हिस्सा पहुंचा देना। बूढ़ा बोला, क्या आप भी बिक गए?
लेकिन नरेश ने उसे भगा दिया। उसी रात एक बूढ़ी औरत गौरी नरेश की हवेली पर आती है। बेटा, मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए जेवर आपकी हवेली में रखे थे, अब लेने आई हूँ। नरेश कहता है। कौन से जेवर? मैं नहीं जानता। अरुण भी वहां से गुजर रहा होता है और पूरी बात सुनता है। सुहानी वहां पहुंचती है, सब सुनती है और अपने गहने उस औरत को दे देती है। यह जेवर अब आपकी बेटी की शादी में काम आएंगे। गौरी राजा के दरबार में जाकर सारी बात बताती है। मंत्री जांच करता है। पता चलता है कि नरेश ने कई लोगों को ठगा है। मछुआरे की आत्महत्या की खबर भी सामने आती है। राजा तय करता है। नरेश और अरुण के बीच खेती की प्रतियोगिता होगी। जो जीतेगा वही सही साबित होगा। 3 महीने की मेहनत के बाद पता चलता है कि सबसे ज्यादा अनाज नरेश के खेत में है। राजा चौंकता है। मंत्री बताता है। महाराज, असल में अरुण ने रात में जाकर अपने आधे खेत का अनाज रमेश के खेत में डाल दिया था ताकि वह सजा से बच सके। राजा बोले। अरुण, तुम जैसे सच्चे लोगों की जरूरत है इस रियासत को। आज से तुम रियासत के मुख्य सेनापति हो और अब तुम अपने परिवार समेत महल में रहोगे। चंपा रोते हुए सुहानी से कहती है। मैं अरुण को नहीं समझ पाई और तुमने सब कुछ समझ लिया। दीदी, बड़े माफ नहीं मांगते। जो किया सही वक्त पर जान लिया, यही काफी है। नरेश शर्मिंदा होकर मोहन से माफी मांगता है। सच्चाई और इंसानियत देर से सही, लेकिन हमेशा जीतती है।